हेलो एंड वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम है शुभम सिसोदिया और इस एक शानदार सेशन में मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। अभी रिसेंटली जो संसद के अंदर सारी कार्यवाहियां चल रही हैं उनमें एक बड़ा जो मुद्दा देश के अंदर चर्चाओं में है वो है एफसीआरए कानून। एक ऐसा बिल जिसे सरकार ने मार्च में पेश करा था, लेकिन अभी सरकार अपकमिंग डेज में लाने वाली है। जब ये हमारा मॉनसून सेशन खत्म होने वाला है उससे पहले सरकार उसको लाने वाली, लेकिन नॉट ओनली इन इंडिया, इंडिया के अलावा भारत में तो कंट्रोवर्सी हो ही रही है, लेकिन भारत की कंट्रोवर्सीज के अलावा दीन दुनिया के अलग देशों में, जैसे अमेरिका के बारे में हम बात करें, इस कानून की काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म्स हो रहे हैं। ये कानून काफी ज्यादा चर्चाओं के बीच में आ गया है। ये पूरा मामला क्या था, कोई नई बात नहीं है। बहुत सारे लोग इसके पक्ष में बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग इसके विपक्ष में बोल रहे हैं। बहुत सारे जो इश्यूज हैं वो यहां पर इस बारे में पूरे खड़े हो रहे हैं, लेकिन हमें समझना होगा इंदिरा गांधी के समय से लेके आज प्रधानमंत्री मोदी जी के इस प्रेजेंट कार्यकाल तक आखिर इस एफसीआरए कानून को हमें लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ऐसी क्या जरूरत थी जो इस कानून को लाना पड़ गया, फिर इसमें समय के साथ कैसे बदलाव हुए, ए टू जेड बेसिक से आपने कभी भी इस मामले में कभी कुछ नहीं सुना होगा तो भी सब कुछ आपको एंड तक सब कुछ समझ में आ जाएगा। डे 1 से लेके आज तक पूरी क्रोनोलॉजी के साथ में बताऊंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि इस देश के संविधान ने आपको आर्टिकल 19 के तहत फोर्स यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इसका अधिकार दिया है। आप इसके पक्ष में हैं, विपक्ष में हैं, आपका जो भी ओपिनियन है उसका पूरी तरह से स्वागत है कमेंट सेक्शन के अंदर। अब मैं आपको इस पूरे कानून के बारे में डिटेल से समझाना चाहूंगा। तो ऐसी बहुत सारी न्यूज़ आप सब लोगों ने देखी होंगी कि किस तरह से कांग्रेस या फिर बाकी जो विपक्षी दल हैं वो उसका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। भारत के अंदर के जो चर्चेज हैं वो भारत के अंदर के चर्चेज का विरोध निकल के आ गया है। कह रहे हैं कि माइनॉरिटी का है, उनके जो माइनॉरिटीज हैं उनके जो स्पीच है, उनके जो मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच है या फिर उनके फंडामेंटल राइट है या फिर उनके हितों का उल्लंघन होगा। इतना ही नहीं, अमेरिका तक यहां तक मामला पहुंचा है। अमेरिका तक में यहां पर चीजें उठ रही हैं कि भारत गलत तरीके से जो क्रिश्चियंस हैं भारत उनको टारगेट कर रहा है इस कानून के माध्यम से। और पूरा समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो फॉरेन फंडिंग है उसके जो पास्ट में एग्जाम्पल्स हैं भारत के अंदर देखने को मिले हैं और भारत ने कैसे समय समय पर इनको कर्व करने की कोशिश करी है। तो इस पूरी हिस्ट्री को हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम एकदम जीरो से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए हमारे देश के अंदर जैसे बहुत सारे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एनजीओ जिन्हें कहते हैं। सामान्यतः इनका ऑब्जेक्ट ये होता है कि ये भारत के अंदर किसी वेलफेयर के काम के लिए या फिर किसी एक विशेष अपने उद्देश्य के लिए जो कि कल्याण से रिलेटेड ही होता है उसके लिए एक संस्थान स्टैब्लिश्ड होते हैं। इनका मेन काम वैसे सही मायनों में आइडियली ये माना जाता है कि ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बल्कि चैरिटी के लिए काम करते हैं। बेसिकली सिविल सोसाइटीज जिनके बारे में हम बात करते हैं तो ये उन्हीं में से एक होते हैं। अब जैसे एनजीओ होते हैं वो अलग अलग प्रकार के, मान लो कोई एजुकेशन का एनजीओ हुआ, कोई पर्यावरण का एनजीओ हुआ, कोई अन्य हेल्थ से रिलेटेड कोई एनजीओ हुआ। इन एनजीओ का मामला ये होता है कि इसमें कुछ लोग होंगे और वो मिलके समाज के कल्याण के लिए कुछ कुछ काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इनके पास जो भी इनका पैसा होगा थोड़ा बहुत उससे काम कर रहे होंगे। अब इसके अलग अलग जो लेंसेज हैं उनको हमें समझना होगा कि एनजीओ को देखने के अलग लेंसेज क्या हैं। अब आइडियली तो इनका उद्देश्य ये होता है कि जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए भारत के अंदर कोई एनजीओ है जो एनवायरमेंट के लिए काम करता है, तो वो भारत में कुछ कुछ एनवायरमेंट के लिए अपने एफर्ट्स हैं वो डालेगा। जैसे मान लो पेड़ लगाना रहा, एनवायरमेंट के लिए कोई तकनीकी रहा, वन्य जीवों वाला है तो वो वन्य जीवों के काम करेगा, एजुकेशन वाला है तो वो एजुकेशन करवाएगा, कहीं इंफ्रा बनवा रहा है, कहीं बच्चों को किताबें बंटवा रहा है, वैसा काम करवा रहा है। लेकिन कुछ जैसे बाहर की ताकतें, बाहर की विदेशी शक्तियां क्या हैं, कई बार इन एनजीओ को अप्रोच करती हैं। ठीक है, और वो कहती हैं कि अच्छा भाई तुम ये काम कर रहे हैं, अब तक तुम्हारे पास पैसा कम था क्योंकि तुम अपने पैसे का इस्तेमाल कर रहे थे, अब हम आपको कुछ चैरिटी दे रहे हैं, हम आपको कुछ दान दे रहे हैं। इस दान के पैसे से आप और ज्यादा जो चैरिटी है और ज्यादा जो ऐसा जन कल्याण का काम है उसको करिए। जस्ट फॉर एग्जांपल 5, 10, 15, 20 करोड़ वट एवर अमाउंट इज वो इनको रिसीव होता है। तो होना ये चाहिए कि ये उस अमाउंट को खर्च करते हैं, ये उस अमाउंट को खर्च करते हैं उसी चीज का एक्सपेंशन करने में। जैसे कोई एनजीओ अगर एनवायरमेंट से रिलेटेड है तो बड़े लेवल पर पेड़ लगवाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काम करेगा, टेक्नोलॉजी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा, एजुकेशन के लिए तो किताबें बांटेगा, एजुकेशन जो इंफ्रा है उसको बेहतर बनाएगा, बच्चों के लिए मूलभूत सुविधाएं वो बनाएगा, हेल्थ पर काम कर रहा है तो ऐसे ऐसे करके उसे सामान्यतः ऐसा काम करना चाहिए। एनजीओ का मूल काम होता है ये। लेकिन जब समय के साथ बदलाव हुआ तो दूसरा इसका जो लेंस है वो दूसरा लेंस ये कहता है कि ना ना ना, एनजीओ का मिसयूज करते हैं बहुत सारी विदेशी ताकतें। इसमें स्टेट कुछ हमारे जो पावर हो, स्टेट जो स्पॉन्सर्ड चीजें हों या फिर यानी कोई विदेशी ताकतें हो सकती हैं, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो नॉन स्टेट हो, वो क्या करते हैं भारत के अंदर डायरेक्टली सारी चीजों को कंट्रोल करने की बजाय इन एनजीओ का मिसयूज करते हैं। और ऐसे आरोप लगे हैं भारत के अंदर, ऐसे बहुत सारे केसेस निकल के आए हैं जहां पर एनजीओ का इस तरह से मिसयूज करा गया। बहुत सारी रिपोर्ट आई ऐसी निकल के, अभी कुछ केसेस के बारे में आपके साथ जिक्र करूंगा अभी।
वो क्या करेंगे, वो फंड देंगे, वो कुछ एक निश्चित पैसा देंगे किसी एनजीओ को, और उस एनजीओ को उस उद्देश्य में ना लगा के भारत का मान लो कोई क्रिटिकल इंफ्रा है, भारत की कोई परियोजना है, भारत में पॉलिटिकल लीडर रहा, मीडिया रहा, उन सब के माध्यम से उस पैसे को उसके ऊपर खर्च करके भारत के अंदर अपनी जो पैठ है उस पैठ को मजबूत बना रहे हैं, जो कि भारत के अगेंस्ट होती हैं, देश के विरोध में होती हैं। तो इसके लिए जब ऐसी कुछ रिपोर्ट्स निकल के आ गई तो सरकार के सामने आया, यार ये तो विदेश से जो पैसा आ रहा है सारा, इस पैसे को हमें रेगुलेट भी करना चाहिए, इस पैसे का हमें रेगुलेशंस करना चाहिए कि ये पैसा आ रहा है, कहां से आ रहा है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी आईबी की, बाकी जो अदर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी रिपोर्ट्स में सारी चीजों के खुलासे हुए हैं। तो इसलिए हमें यहां पर आवश्यकता पड़ी ऐसे जो कानून हैं, यानी कि जो फॉरेन फंडिंग्स होती हैं, विदेशों से जो अंशदान आता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यानी कि विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम इसे हम कहते हैं। इसलिए ऐसे कानूनों को लाने की आवश्यकता हमारी सरकारों को पड़ी। अब ये तो हमने देख लिया कि दो अलग अलग हमने जो अप्रोचेस हैं, दो अलग अलग लेंसेज हैं, उनको हमने यहां पर देख लिया। कुछ पास्ट के एग्जांपल, क्या कभी ऐसा हुआ है कि अगर हम कह दें कि क्या कभी ऐसे एनजीओज ने इंडिया के अगेंस्ट में ऐसे नैरेटिव फैलाने की कोशिश करी है? यस। कुडनकुलम परियोजना, जिस कुडनकुलम परियोजना के बारे में हम बात करते हैं, रशिया की मदद से जो कुडनकुलम तमिलनाडु के अंदर जो परियोजना चलाई गई थी, उस परियोजना को रोकने की कोशिश करी गई थी। बहुत सारे जो फॉरेन जो ताकतें हैं, और स्पेशली यहां पर सीआईए अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका नाम आता है। और केवल एक अकेला कुडनकुलम वाला नहीं है, ये सारी आईबी ने अपनी रिपोर्ट दी, बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी रिपोर्ट के साथ साथ जो तमिलनाडु की पुलिस है उसने ऐसे मामले दर्ज किए। और जब ऐसी चीजें निकल के आई कि हमारा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा था उसको रोकने के लिए बाहर से सीआईए जैसे, क्योंकि रूस की मदद से बन रहा था, वहां पर रशिया वर्सेस यूएसए चल रहा है, तो उसकी वजह से ऐसे जो एग्जांपल्स हैं वो हमारे यहां पर निकल के आए। और यहां पर आप देखेंगे 2021 नवंबर 17 की ये रिपोर्ट है, यहां पर द हिंदू की रिपोर्ट है, सेंटर ऑर्डर फिलिंग ऑफ केसेस अगेंस्ट 4 एनजीओज। कई सारे एनजीओ ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे थे, ऐसा नैरेटिव फैला रहे थे सीआईए और अमेरिका की फंडिंग के बेसिस पर भारत में, कि वो इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में अपना जो नैरेटिव है भारत के अंदर चला रहे थे, ताकि इन परियोजनाओं को कैसे भी करके रोका जाए। ये भारत के बिल्कुल भारत के जो अपने राष्ट्रीय हित उनके अगेंस्ट में था, वो रोकने की कोशिश कर रहे थे इंडिया के जो न्यूक्लियर एनर्जीज हैं उन चीजों को, कि हम उन चीजों को ना एस्टेब्लिश कर पाए। तो हम यहां पर देखेंगे, उसके बाद में देख सकते हैं कि मनमोहन क्रिटिसाइजेस एनजीओ फॉर प्रोटेस्ट इन कुडनकुलम। उसके बाद जो मनमोहन जी की सरकार होती है उनके द्वारा ऐसे एनजीओज के ऊपर, बहुत सारे एनजीओज के ऊपर कार्रवाइयां करी गई, उनके अकाउंट्स हैं वो फ्रीज करे गए, जांच पड़तालें हुई। और ये एक इकलौता ऐसा मामला नहीं है, ये लोग कोशिश करते हैं ऐसी जो बाहरी विदेशी ताकतें होती हैं, चाहे हमारा जो पाकिस्तान हुआ, चाहे चाइना हुआ, चाहे यूएसए हुआ, ये ऐसे इनडायरेक्ट तरीके से चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिसमें ये जो भी भारत विरोधी जो चीजें हैं उन चीजों को यहां पर एस्टेब्लिश करते हैं। और जो ये अपना नैरेटिव फैलाना चाहते हैं भारत के अंदर, ऐसे प्रोटेस्ट हुए, मीडिया हुआ, अलग अलग जो चीजें हुई उनके बारे में भी हम बातें करेंगे, ऐसी चीजों को यहां पर करने की कोशिश करते हैं इन एनजीओज के माध्यम से। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एनजीओ का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बहुत अच्छा एक नैरेटिव, एक जो अपना काम है ये काम करते हैं जो एनजीओज हैं। लेकिन सही मायनों में काम करने के अलावा इस चीज को भी नहीं झुटलाया जा सकता कि इतिहास में, और ये केवल इंडिया की बात नहीं है, दुनिया में, पूरी दुनिया में एनजीओज हैं वो इसी तरह से फंक्शन करते हैं। बहुत सारे एनजीओ, बड़े बड़े एनजीओ, ग्रीन पीस की बात हम करते हैं, ऐसे बड़े बड़े एनवायरमेंट के लिए जो एनजीओज हैं वो इंडिया ही नहीं बाकी पूरी दुनिया के अंदर इस तरह के जो नैरेटिव्स हैं उनको सेट करने के लिए काम कर रहे होते हैं। साथ ही साथ मान लीजिए कहीं कोयला खदानें हुई, कहीं हमारा रिवर कोई प्रोजेक्ट है वो हुआ, ऐसी चीजों को रोकने के लिए जो स्ट्रेटेजिक पावर, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, जो भारत की रक्षा, भारत की मजबूती, भारत को बढ़त दिलाने में काम कर सकता है, उनके अगेंस्ट में एक प्रोटेस्ट, एक मूवमेंट, एक नैरेटिव इन विदेशी ताकतों के द्वारा चलाया जाता है, जिससे कि हम भारत के अंदर फल फूल ना सकें, उन अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति हम ना कर सकें। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, वो हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, पास में बहुत सारे एग्जाम्पल देखे। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पूरा एनजीओस का कैसे दौर चला 1976 के समय के हिसाब से, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, क्यों उनके द्वारा ऐसी कोशिशें करी गई, शुरुआत कहां से हुई, इन सब के बारे में एकदम जीरो से डिटेल से समझेंगे सारी चीजों को। लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी के साथ अगर आप जो प्लस प्रिपरेशन है उसे करना चाहते हैं, तो आप इन नॉमिनल प्राइजेस के अंदर मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप SSYT लाइव इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट, जहां पर आप मेरे साथ पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड गवर्नेंस है, यानी कि जीएस पेपर 2 का मेजर पार्ट है, इसे आप कवर कर रहे होंगे। ये अलग अलग प्राइजेस हैं, इन प्राइजेस पर आप अपने जो सारे कोर्सेज हैं उनको ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहां पर फ्री एनसीईआरटीज आपको हिंदी प्लस इंग्लिश में जो इनके समरीज हैं वो समरीज आप लोगों के यहां पर मिल जाएंगी। चलो शुरू करते हैं कि सबसे पहले इन चीजों की शुरुआत कैसे होती है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि होता क्या है, एक थोड़ा सा जीरो से जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड को शुरू करना चाहूंगा। देखो,
ये लगभग 1960s का समय होता है, 1960 के समथिंग का ये समय हमें यहां पर देखने को मिलता है। और 1960s के टाइम के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ये आप जानते हैं ये कोल्ड वार का समय होता है, यानी कि शीत युद्ध का दौर होता है। शीत युद्ध के दौर में आप लोग जानते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके बाद में आमने सामने सेनाएं नहीं लड़ रही थी, बल्कि एक धड़ा यूएसए की तरफ से, एक धड़ा यूएसएसआर की तरफ से, यानी कि आज का जो रशिया है उसकी तरफ से, इनमें आपस में शांति युद्ध चल रहा था। शांति युद्ध का मतलब डायरेक्ट अब हथियारों से नहीं लड़ेंगे, बल्कि दूसरे जो तरीके हैं उन तरीकों से लड़ रहे होंगे, शांतिपूर्ण तरीके से। ऐसे उन्हीं में से इनके द्वारा कोशिशें कराई जा रही थी एक दूसरे के देशों में, चाहे रशिया के बारे में बात करें, चाहे अमेरिका के बारे में बात करें, कि ये वहां की जो ताकतें हैं, वहां के चाहे मीडिया हाउसेस रहे, वहां की पॉलिटिकल पार्टी रही, वहां के ब्यूरोक्रेट्स रहे, वहां की जुडिशरी रहे, उन सब जगहों पर जाके अपना इंफ्लुएंस क्रिएट करना और अपनी जो चीजें हैं उन अपनी चीजों को एस्टेब्लिश करवाना, और दूसरा जो देश है उसके अगेंस्ट में ऐसे प्रोपेगेंडाज हैं वो चलाना। और इस मामले में अगर आपने देखा होगा तो यूएस बेस्ड जो सीआईए है, उस सीआईए ने पूरी दुनिया के अंदर ऐसे जो ऑपरेशंस हैं, पूरी दुनिया के अंदर ऐसे काम किए हैं, चाहे आप अफ्रीका के बारे में बात करें, लैटिन अमेरिका के बारे में बात करें, हर जगह सीआईए ने ऐसे काफी ज्यादा डिफेम रहा है सीआईए ऐसे कामों को करने के लिए। तो इन्हीं चीजों की शुरुआत होती है। इवन 1976 में जब हम देखेंगे उस टाइम पर इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो ऐसे बहुत सारे आरोप लगे। 1976 का समय होता है, ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी के समय का। बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस लगे कि ये जो इलेक्शंस हुए थे उस टाइम पर बहुत सारे जो विपक्षी नेता थे, उन विपक्षी नेताओं को अमेरिका से फंडिंग मिली थी, उन विपक्षी नेताओं को अमेरिका से पैसा मिला था इलेक्शंस के लिए। ये सारी चीजें जब देखने को मिली तो ये सवाल उठा, इंदिरा गांधी को ये मामला लगा कि यार अब तो ये हमारे एकदम हाउसेस तक, पार्लियामेंट तक ये लोग एंटर कर चुके हैं, तो मतलब अब इस चीज के रेगुलेशंस की हमें आवश्यकता है। इसीलिए यहीं से एक जो कानून की शुरुआत है वो कानून की शुरुआत करी गई। एक FCRA जो कानून है वो कानून यहां पर इस समय पर लाया गया, थोड़ी समय बाद में वो पारित हो जाता है। तो इस तरह से, इस वजह से शुरुआत होती है जो FCRA कानून है, वहां से FCRA कानून की शुरुआत होगी। अब उसके बाद में हम देखेंगे जब ये कानून लाया जाता है तो 2010 में फर्दर समय समय पर इस कानून में अमेंडमेंट होते हैं आवश्यकताओं के अनुरूप में। और मतलब इस कानून का ऑब्जेक्ट ये था कि जो भी विदेशों से पैसा आएगा उस पैसे को हमें रेगुलेट करना है। इस कानून में कहीं भी ये नहीं कहा गया था कि उस पैसे को हम रोकेंगे, बस उस पर नजर बना के रखेंगे कि भैया कहां से पैसा आ रहा है, किस चीज के लिए यूज हो रहा है, कौन उस पैसे को ले रहा है, क्योंकि अब तक कोई लेखा जोखा था ही नहीं इस पैसे का, जो पूरा पैसा यहां पर चल के आ रहा था ना। हम यहां पर देखेंगे ये जो पूरा कानून था, FCRA का जो ऑब्जेक्ट था वो था विदेशी अंशदान पर प्रतिबंध लगाना नहीं था इसका उद्देश्य, बल्कि उसे रेगुलेट करने का जो उद्देश्य हमें यहां पर देखने को मिलता है। अब इसका एक ऑब्जेक्ट जो मेजर था वो ये था कि भैया हमारे देश की जो एकता, अखंडता, संप्रभुता है उस पर कोई भी बाहर की विदेशी ताकत है, वो राष्ट्रीय हित है, उन पर कोई भी हमला ना बोल पाए, जैसे कि रिकॉर्ड्स पुराने समय में देखने को मिले हैं, जो इतिहास रहा है। ये जो इस अधिनियम का जो प्रशासन था, जो हमारी होम मिनिस्ट्री थी, उसके द्वारा किया जाता था। और इसमें बोला जाता कि जो भी पात्र संस्था होगा उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और प्रायर जो परमिशन है वो प्रायर परमिशन यहां पर लेनी होगी अपने ऐसे एनजीओ वगैरह हैं उनको चलाने के लिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि केवल पैसे का ही मामला हो, कैश का, या फिर केवल मनी का मामला हो, सिक्योरिटीज वगैरह हैं उन सबका भी रेगुलेशन यहां पर, विदेशी वस्तु हैं उन सबका रेगुलेशन यहां पर करा जाता है। राइट, अब अगर आवश्यकता पड़ी, अगर कोई ऐसा देश विरोधी गतिविधियों के संचालन में संलग्न पाया जाता है, तो वैसी कंडीशन में उसका रजिस्ट्रेशन भी रद्द करा जा सकता है, रिन्यूअल मना कर सकती है सरकार, जांच कर सकती है, ऑडिट कर सकती है, ऐसी सारी ताकतें यहां पर दी गई। और साथ ही साथ 2010 में ये सारी चीज मिली जब ऐसे बहुत सारी मीडिया हाउसेस में एंट्री हो चुकी थी ऐसी फंडिंग्स की। तो यहां पर फिर ये इंश्योर करने की कोशिश करी सरकार ने कि इसके अंतर्गत कुछ व्यक्ति या फिर संस्थान, जैसे पॉलिटिकल पार्टी रहे, हमारे चुनाव प्रत्याशी रहे, जो लोग इलेक्शंस जीत रहे हैं, न्यायाधीश रहे, हमारे सरकारी कर्मचारी रहे, पब्लिक सर्वेंट रहे, वो ये सारे लोग अब विदेशी अंशदान है, ये लोग फॉरेन फंडिंग हासिल नहीं कर सकते। बाहर से कोई दान मिलेगा ये लोग फंडिंग नहीं लेंगे, यहां पर बात करेगी। वर्तमान में हमारा FCRA 2010 है वो लागू है। अभी इसमें समय समय पर अमेंडमेंट, 2020 में फिर से एक अमेंडमेंट होता है, और 2026 में अभी जो अमेंडमेंट है वो हुआ है, जिसकी वजह से इतनी सारी मारामारी पूरी मार्केट के अंदर आप सबको यहां पर देखने को मिल रही है। राइट, ये जो 2010 का कानून है, 1976 के लॉ का स्थान इसने लिया है। 2020 में इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट जो संशोधन है वो हुए हैं। अब 2020 में ऐसे क्या संशोधन हुए हैं जिससे और ज्यादा जो कंट्रोवर्सीज हैं वो यहां पर हो गई थी, या फिर मैं ये कहूंगा एक जो पूरी टाइमलाइन है, उस टाइमलाइन को अपन लोग अगर समझने की कोशिश करेंगे तो पूरी टाइमलाइन आपको यहां पर देखने को मिलती है। जैसे मैंने आपको बताया कि 1960s में हम देखेंगे किस तरह से जो फंडिंग है CIA के द्वारा एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, वहां पर सारी चीजें देखने को मिलती हैं। और बहुत सारे विपक्षी जो चुनाव हुए थे 1971 के, उम्मीदवारों को भी पैसे मिलने की बात करी गई थी। राज्यसभा में 1973 में यह बिल आता है, 76 में जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आ जाती है, और फिर उसके बाद
इमरजेंसी के दौरान में ये कानून है, ये पारित होता है और 1976 में ही ये कानून पारित हो जाता है। जैसे रेगुलेशंस की बात मैंने करी थी, उन रेगुलेशंस के लिए 2010 में हमें इसमें अमेंडमेंट करने पड़े थे। ये जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये सारे अमेंडमेंट करने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी थी, मतलब ऐसा क्या हो गया था कि हमको अमेंडमेंट करना पड़ेगा था इसमें कि नहीं साहब हमें अमेंडमेंट करना ही पड़ेगा। आइए समझते हैं। 1976 का जो कानून था थोड़ा पुराना हो गया था। 1976 की स्थितियां और 2010 की स्थितियां, उनमें बदलाव भी होंगे ना, फंडिंग के तरीके हैं वो भी बदल जाएंगे, तकनीकियां हैं वो भी बदल जाएंगी, ऐसी सारी चीजें। तो जब पहली बार ये 1976 में कानून लाए थे तो उसमें बहुत सारे लूप होल निकल के आने लग गए थे, कमियां, फंडिंग्स को हम अब भी नहीं रोक पा रहे थे, तो प्रभावी नियंत्रण नहीं यहां पर हो पा रहा था। केवल अब जो पुराना कानून था, अब सीधी सी बात है ये हमारे जो राष्ट्रीय हित हैं वो यहां पर हैम्पर हो रहे थे अगेन। तो बदली हुई परिस्थिति यानी कि जो फॉरेन फंडिंग थी उसका अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। एनजीओ और संगठन ऐसे भर भर के एनजीओ आने लगे हर सेक्टर में, हेल्थ में, आपका एजुकेशन में, एनवायरमेंट में, भर भर के नंबर ऑफ एनजीओ आने लगे। उनको रेगुलेट करना बड़ा मुश्किल हो गया और देश की इंटरनल सिक्योरिटी, उसके ऊपर खतरा बढ़ने लग गया कि ये जो बाहर की विदेशी ताकतें हैं ये हमारे देश के अंदर ऐसी सब चीजों को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, इन सबको रोकने की यहां पर आवश्यकता है। और ये जो फंड है, इस फंड के दुरुपयोग के मामले बहुत सारे सामने आने लग गए। तो इस कानून के माध्यम से, 2010 के कानून के माध्यम से हमने रजिस्ट्रेशन को और ज्यादा टाइट कर दिया, निगरानी और ज्यादा बढ़ा दी गई और इनकी जवाबदेही को फिक्स करने की कोशिश करी गई। यूपीए गवर्नमेंट के समय पर यह कानून नया आता है 2011 में इसका, और फिर बाद में 2020 का कानून, जिसके बारे में अभी हम और आप लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो कानून था, इस कानून में जो बात बोली गई थी, जैसे मैंने भी आपको बताया 2010 का कानून, के इलेक्शन लड़ने वाले लोग, जुडिशरी, सरकारी कर्मचारी, विधेयक, न्यूज एजेंसीज रही, पॉलिटिकल पार्टी और उनके जो सारे लोग हैं, वो सब लोग कोई भी कैसी भी जो फंडिंग है उस फंडिंग को वो लोग नहीं हासिल कर सकते थे, जो मैं आपको बता चुका हूं। तो ये सारी चीजें हमने यहां पर देखी, किस किस तरह से हम जो पारदर्शिता जैसी चीजें यहां पर बढ़ाएगी, इन सब के बारे में आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि इन चीजों को और यहां पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। अब बात आती है कुछ जो एक्टिविटीज है इसी 2010 के कानून के अंदर, हम देखेंगे यहां पर बोला गया, क्योंकि एक अलग और नैरेटिव चल रहा था धार्मिक स्तर पर। आप जानते हैं कि जब हम गुलाम थे या फिर जब हम उपनिवेश थे ब्रिटिशर्स के, तभी से इनके जो ईसाई मिशनरियां हैं उनका एक अलग एजेंडा चल रहा है धर्म परिवर्तन कराने का। तो यहां पर इनको भी रेगुलेट करने की कोशिश करेगी और यहां पर बोला गया कि जो धार्मिक गतिविधियां हैं, आप आके धार्मिक गतिविधियां करो, किसी को कोई मनाही नहीं है, लेकिन आप धर्म परिवर्तन जैसी चीजें, क्योंकि बहुत सारे एनजीओ मिशनरियां हैं वो धर्म परिवर्तन के काम में लगी हुई थी इंडिया के अंदर दे दनादन, तो उनको भी कंट्रोल करने की यहां पर कोशिश करेगी। और यह भी बोला गया कि जो की फंक्शनरी जो होते थे, यानी कि जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे, उनकी परिभाषा को और ज्यादा एक्सपेंशन है वो यहां पर दिया गया। और बोला गया कि अब जो कुछ जैसी चीजें हैं कि पदाधिकारी हैं वो यहां पर इसके लिए जो पंजीकरण है उसके अंतर्गत यहां पर आएंगे, और एग्जम्पशन यहां पर कोई भी किसी तरह के यहां पर छूट देने की बात यहां पर मना करी गई। तो 2010 में तो कुछ मोर और लेस ये बदलाव करे गए थे। 2020 में फिर से हमें कुछ इसमें बदलाव करने पड़े। 2020 में कुछ अमेंडमेंट वापस से फर्दर हुए एफसीआरए कानून के अंदर, जिसमें यहां पर और ज्यादा सब ग्रांटिंग पर प्रतिबंध लगाया गया। होता क्या था, ध्यान से समझने की कोशिश करना। सब ग्रांटिंग पर मतलब देखो, मतलब एक बड़ा एनजीओ है, वो एनजीओ फॉरेन से फंडिंग ले रहा है, तो उसने तो अपना सारा लेखा जोखा दिखा दिया कि साहब देखो हम एनवायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, ये वो रजिस्टर्ड भी है। लेकिन अब वो एनजीओ क्या करेगा, छोटे 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 बहुत सारे जो एनजीओ बने हुए हैं उन एनजीओ को पैसा दे देगा और उस तरह से अपने जो इंटरेस्ट है, और वो छोटे एनजीओ ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो यानी कि जो पैसा जिस उद्देश्य के लिए आया था उन्होंने वो कर लिया, उसको इस्तेमाल गलत तरीके से इस्तेमाल कर लिया उसको, राइट। तो इस तरह से सब ग्रांटिंग पर रोक लगा दी गई। अब बोला गया कि जहां जिस उद्देश्य से पैसा आया है उसी उद्देश्य में आप उस पैसे को खर्च करेंगे, इधर उधर पैसे को खर्च नहीं करेंगे, ऐसी चीज। दूसरी चीज, एक अब तक ये जो एनजीओ थे एक काम करते थे, ये क्या दिखाते थे कि इनमें बहुत सारे बोगस अपने इनके जो अकाउंट नंबर है वो हुआ करते थे, और जो ज्यादातर पैसा आता था जब इनसे लेखा जोखा मांगा जाता था तो कहते थे साहब हमारे प्रशासन में लोगों की सैलरी रही, बाकी ऑपरेशन के खर्चे रहे, उनमें खर्चा हो गया सारा पैसा। पहले 50% के ऊपर इनके ऊपर लिमिट लगाई गई थी कि जो भी फॉरेन फंडिंग आपको प्राप्त हो रही है उसका मैक्सिमम 50% जो पैसा है उसी 50% पैसे को आप खर्च कर सकते हैं। अब इस 50% को जिसका ये मिसयूज करते थे कि अपने अलग अलग नामों के लोगों के अकाउंट बना दिए, और जो लोग वाकई में एग्जिस्ट करते भी नहीं थे, कोई इनके कर्मचारी होते भी नहीं थे, बट कहते थे कि सैलरी दे रहे हैं हम, खर्चे हो रहे हैं हमारे, और फिर उस पैसे का मिसयूज कर लेते थे। तो अब तक जो इनके प्रशासनिक खर्चों की सीमा 50% थी टोटल फंडिंग की, अब उसको 20% कर दिया, लिमिट कर दिया, और क्लियरली बोल दिया गया अब आपको हिसाब देना पड़ेगा, जिस उद्देश्य के लिए पैसा आया है उसी उद्देश्य में आप इस जो पूरा पैसा है इसको खर्च करेंगे। इतना ही नहीं, अब जो भी ऐसे एनजीओ होंगे, नई दिल्ली के अंदर एसबीआई की जो ब्रांच है वहां पर
एक डेजिग्नेटेड बैंक का खाता खोलना अनिवार्य कर दिया गया और यहीं से आधार कार्ड जो मामला था उस आधार से इन चीजों को लिंक करने की कोशिश करी गई। मतलब सरकार ने एक सिस्टमेटिक तरीके से चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करी। साथ ही साथ ये बोला गया कि जो सीआरए पंजीकरण, एफसीआरए जो पंजीकरण जब करा जाएगा, इसके बारे में हम बात करेंगे, तो नवीकरण या फिर पूर्व अनुमति इसके लिए आवेदन करते समय सभी जो फंक्शनरी यानी कि जो उस एनजीओ के सभी पदाधिकारी हैं उनका आधार नंबर भी आपको देना होगा कि ये पैसा जाकर है। अब हम उसे ट्रैक कर पाएंगे कि किस को आप सैलरी दे रहे हो, किस आधार कार्ड वाले किस नंबर में कितना पैसा गया। सरकार ने यहां पर सारी चीज बोली और ये बोला कि पब्लिक सर्वेंट है वो कोई भी ऐसी फंडिंग है उस फंडिंग को रिसीव नहीं कर सकते। बोला गया कि अगर किसी के ऊपर कोई आरोप लगता है, इंक्वायरी किसी जो एनजीओ है उसके ऊपर बैठती है, तो उस समय पर वो जो फंडिंग वहां पर आ रही है उस पैसे का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, पैसे के इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सकती है। और अगर कुछ ऐसी इरेगुलरिटीज मिलती थी तो पहले पुराने कानूनों में प्रोविजन ये था कि 180 जो दिन का समय होता था इनके रजिस्ट्रेशन को 180 दिनों के लिए निलंबित करा जा सकता था। अब इसे 180 दिन और बढ़ा दिया, यानी टोटल 360 दिनों तक इनकी रजिस्ट्रेशन को बंद कर सकते थे, सस्पेंड यहां पर कर सकते थे। और अब बात आती है यहां पर हम देखेंगे कि कुछ अलग अलग जब ये सारी 2020 का कानून आया तो कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं। बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई, बहुत बड़े बड़े एनजीओज हैं उनका नाम निकल के आया, बहुत बड़े बड़े एनजीओज हैं उनकी काफी डिफेमेशन हुई और उन्होंने उल्टे आरोप लगाए सरकार के ऊपर कि साहब हमें तो ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले गए और ये उन्होंने इसे अपना फंडामेंटल राइट बताया कि ऐसा करके सरकार ऐसे कानून लाके सरकार हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वायलेशन हमारी सरकार यहां पर कर रही है। अब देखिएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर दो केस आते हैं। यहां पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम देखेंगे इंसाफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 का केस आता है। इसमें मुद्दा यह था कि जो पुराना कानून है 2010 का जिसमें अमेंडमेंट हुआ 2020 के अंदर, उसकी धारा 5(1) और 5(4) इसको चैलेंज दिया गया, कुछ रूल से उनको चैलेंज दिया गया और बोला गया कि मूल विवाद यह था कि सरकार किसी संगठन को पॉलिटिकल नेचर यानी कि राजनीतिक प्रकृति का घोषणा है वो करने की शक्ति रख सकती है। इन सभी चीजों को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग दी। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ हमारी जो यहां पर जो डिबेटेबल सारी कुछ रूल्स थे उनको थोड़ा सा उनकी जो व्याख्या है उसको सीमित कर दिया, कानून को रद्द नहीं किया, व्याख्याओं को थोड़ा सा सीमित यहां पर कर दिया और यहां पर बोला कि जो वैध विरोध प्रदर्शन है उसको बोला कि ऐसा है अगर आप कोई विरोध प्रदर्शन करते हैं तो आपको रोड रोकने का अधिकार नहीं, यहां पर ध्यान रखेंगे। और यह भी बोला गया कि अगर किसी संस्थान को रोड रोकने की वजह से आप पॉलिटिकल जो संस्थान है वो भी नहीं बोल सकते। और यहां पर बोला गया कि अगर किसी मतलब कुछ जो संस्थान है उनको फॉरेन जो फंडिंग है यानी कि केवल एक्टिव पॉलिटिक्स या फिर दलीय राजनीति से जुड़े संगठनों को ही विदेशी फंड से रोका जा सकता है, ऐसा कोर्ट के द्वारा यहां पर बोला गया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यहां पर उनके द्वारा जो पूरा क्लेम करा जा रहा था ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, ऐसे एनजीओस थे कि ये हमारे आर्टिकल 19 का वायलेशन करता है, ये कानून कोर्ट ने मना कर दिया। ये कोई आर्टिकल 19 का वायलेशन नहीं है, ये जो कानून है ये वैध है, केवल कुछ धाराओं की जो सीमित व्याख्या है वो व्याख्या कोर्ट के द्वारा यहां पर करने की कोशिश करी। अगला हमारा 2022 में एक फिर से कानून आता है और 2020 के नए संशोधनों की वैधानिकता को अगेन चुनौती दी गई इन सभी जो हमारे ऐसे एनजीओस थे उनके द्वारा कोर्ट के अंदर। और यहां पर बताया गया सेक्शन 7 में कि फंड ट्रांसफर और सब ग्रांटिंग इन पर जो रोक लगाई गई थी इस वाले सेक्शन के अंदर, और खाता पहचाने की नई दिल्ली के अंदर आप अकाउंट खोलेंगे उन चीजों की भी बात करेंगे। इनको दिक्कत क्या आ रही थी अगर ये गलत नहीं थे इसमें? तो कोर्ट ने अगेन यहां पर बोला, कोर्ट ने कहा कि सभी वैध और उचित हैं, जितने भी सरकार ने संशोधन किए हैं देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा उसको ध्यान में रखते हुए सब कुछ वैध है, कुछ भी इसके अंदर गलत नहीं है। और बोला कि विदेशी डोनेशन पाना एब्सोल्युटली कोई भी अधिकार आपका नहीं है, फॉरेन फंडिंग पाना आपका कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। तो ध्यान रखेंगे ये असीमित विदेशी फंड पाने का अधिकार नहीं होता किसी भी यहां पर ऑर्गेनाइजेशन को। और साथ ही साथ सेक्शन 12A आधार वाला था उसे थोड़ा सा रीड डाउन करा, और पासपोर्ट भी वो दे सकते हैं अगर आधार नहीं है, तो ये भी चीज यहां पर बोली गई। और एसबीआई खाता और ट्रांसफर पर रोक यानी कि राष्ट्रीय हित, पारदर्शिता, बेहतर निगरानी, इसके लिए बोला गया कि यस सरकार, अगर सरकार को ऐसे एग्जांपल्स मिल रहे हैं, जांच में ऐसी चीजें आ रही हैं, तो यस गवर्नमेंट अगर कह रही है एसबीआई में खाता खोलो, क्यों नहीं आप कर रहे हो, उससे आपको दिक्कत क्या आ रही है? कोर्ट ने इन सभी चीजों को यहां पर वैध माना। अब बात आती है 2026 आ गया। 2026 में आप लोग अगर देखेंगे तो 2026 के कानून में अब जो कुछ चीजें हैं उनको लेके विरोध जैसी चीजें हैं वो यहां पर हो रही हैं, क्योंकि सरकार अब इन चीजों को और ज्यादा कड़ा और ज्यादा मजबूत बना रही है, जिसकी वजह से भारत के साथ साथ विदेशों के अंदर भी ऐसी कंट्रोवर्सीज हैं वो सारी जनरेट हो गई हैं। यहां पर हम देखेंगे कि अब इसमें प्रोविजन कुछ ऐसे करे गए हैं कि इस संशोधन विधेयक के माध्यम से, ये अभी आने वाला है, मॉनसून सत्र में ही सरकार कोशिश करेगी, मार्च में पेश करा गया था लेकिन पारित नहीं हो पाया था,
अब सरकार इसको लाने की कोशिश कर रही है, सरकार बातचीत कर रही है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है उनसे, लेकिन विपक्ष इस पर साथ देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो विदेशी फंड से निर्मित जितने भी एसेट हैं उन पर आधिकारिक नियंत्रण की बात यहां पर इस कानून के द्वारा करी जा रही है कि जितने भी विदेशी फंडिंग के माध्यम से जो पैसा आया है और इस पैसे का मिसयूज होता है तो सरकार इसको एक अपने अंडर में ले सकती है, इस पूरे पैसे को इस कानून के माध्यम से। सारी चीज यहां पर ये बोली जा रही है, जो मान लीजिए ऐसा कोई एनजीओ, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसका रजिस्ट्रेशन सरकार ने कैंसिल कर दिया है, उसका पैसा सरकार ले लेगी सारा। जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन उसे सरेंडर कर दिया है, जिनका पंजीकृत नवीन यानी कि रिन्यू ना हुआ हो, और जो संस्थाएं अब अस्तित्व में ना हो, ऐसे सभी संस्थानों का जो पैसा है, जो संपत्ति है, उसे सरकार अपने अंडर में ले सकती है नए कानून के माध्यम से। एफसीआरए पंजीकरण रद्द हो गया, स्वेच्छा से समर्पित कर दिया, नवीनीकरण नहीं हुआ, अस्तित्व हुआ, तो वैसी कंडीशन में नियंत्रण सरकार कर सकेगी। अब जो सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, संपत्तियों का जो हमारा हस्तांतरण, उसके बारे में बात करेंगे। जो प्राधिकरण है, एक प्राधिकरण बनाया जाएगा, यहां पर एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाई जाएगी और डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के ही अंडर में ये सारी संपत्तियां यहां पर हमें देखने को मिलेंगी। अगर कोई भी निर्धारित समय के अंदर, मान लीजिए किसी एनजीओ का रजिस्ट्रेशन समाप्त हो गया और निर्धारित समय में वो अपने रजिस्ट्रेशन को रिन्यूअल नहीं करा पाए, तो वैसी कंडीशन में परमानेंटली उसी प्राधिकरण, इसी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के अंडर में सारी संपत्तियां आ जाएंगी और वो फिर सारी सरकार को ट्रांसफर कर दी जाएंगी। ऐसे प्रोविजन इस बिल के अंदर यहां पर करे गए हैं। इस अथॉरिटी को क्या क्या शक्ति होंगी? उन सभी संपत्तियों का संरक्षण करेगा, उनका मैनेजमेंट करेगा, गतिविधियों की निगरानी करेगा और संपत्तियों का मेंटेनेंस भी करेगा। मतलब सारी की सारी संपत्तियां इनके हाथ में आ जाएंगी, ऐसी चीजें हैं। अब ये बदलावों की आवश्यकता हमें पड़ी क्यों? तो आप देखेंगे कि वर्तमान में 16,000 भारत में एफसीआरए पंजीकृत जो हमारी संस्थाएं हैं, 22,000 करोड़ रुपया भारत के अंदर इन संस्थानों के माध्यम से आता है। आप सोच के देखिए, इस पैसे का अगर मिसयूज होने लग गया, और इतिहास में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिले हैं, तो सरकार को देश की एकता अखंडता के लिए इन सब चीजों को रेगुलेट क्यों नहीं करना चाहिए? सवाल यहां पर यह उठता है। इस कानून में वर्तमान समस्या क्या है, जो अभी जो हमारी प्रॉब्लम आ रही है उनमें, तो ऑपरेशन से रिलेटेड लीगल गैप है कुछ, और परिसंपत्तियों के प्रबंधन से स्पष्ट व्यवस्थाएं हैं, इनका अभाव हमें यहां पर देखने को मिलता है। तो कई बार ये कहते हैं कि इनका मिसयूज सरकार के द्वारा किया जा सकता है। अब इस कानून में सबसे ज्यादा जो डिस्प्यूट वाली जो 3 सेक्शंस हैं, वो है सबसे पहले धारा 14B। ये बेसिकली प्रमाण पत्र के समापन की बात कर रहा है, जिसकी वजह से विरोध बहुत ज्यादा हो रहा है। इसके अनुसार अगर मान लीजिए जो एफसीआरए पंजीकरण है वो स्वतः समाप्त हो जाएगा अगर रिन्यूअल के लिए किसी एनजीओ ने एप्लीकेशन नहीं दिया, संस्था का नवीकरण अस्वीकार कर दिया जाए, यानी कि सरकार रिजेक्ट कर दे, मना कर दे, नहीं दे उसको वापस से रजिस्ट्रेशन, और अगर रजिस्ट्रेशन की अवधि समाप्त हो जाए और उसको जो रिन्यूअल है वो रिन्यूअल ना कराया जाए, तो वैसी कंडीशन में पंजीकरण इनका पूरी तरह से समाप्त हो सकता है। पहला। दूसरी है धारा 16A। इसमें बेसिकली बात करी जा रही है परिसंपत्तियों का निहित होना। जैसे मैंने आपको यहां पर बताया कि जो सारी परिसंपत्तियां हैं वो कौन, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है, उसके अंडर में चली जाएंगी। तो लोग ये कह रहे हैं कि यार ये तो सरकार मनमाना अपना जो काम है वो कर सकती है, इन अथॉरिटी को सारी संपत्तियां यहां पर देके, तो ऐसी संपत्तियां वापस की जा सकती हैं अगर वो वापस से अपना रिन्यूअल और पंजीकरण करा लेंगे निश्चित समय के अंदर। निश्चित समय के अंदर नहीं करा पाए, चली जाएंगी सारी संपत्तियां। तो इस वजह से भी यहां पर जो कंट्रोवर्सीज है वो हो रही है। तीसरा, ये यहां पर बोला जा रहा है, हालांकि सरकार ने इस चीज को क्लियरली बोल दिया है कि हमारा ये जो कानून आएगा, ये कानून रेट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं होगा, यानी कि पुरानी डेट से लागू नहीं होगा, आगे के लिए लागू होगा। ऐसा यहां पर सरकार के द्वारा जो भरोसा है वो भरोसा दिया गया है। इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ऐसी कुछ जो धाराएं हैं, उन धाराओं के ऊपर जो कंट्रोवर्सीज हैं वो हमें देखने को मिली हैं। और इन कंट्रोवर्सीज के बाद आप देखेंगे कि अमेरिका में भी जो हमारा वहां की जो पार्लियामेंट है, वहां की जो कांग्रेस है, वहां पर भी ऐसी सारी डिमांड उठ रही है। उनके द्वारा भी बोला गया है, यूएस कांग्रेसमैन वांट्स एफसीआरए बिल कुड अफेक्ट इंडिया यूएस टाई। हाँ, बिल्कुल सही बात है। भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो सोच रहा है, आप लोग आपकी सीआईए और आपके सारे जो पुराने ऐसे ऑपरेशंस भारत के अंदर, भारत विरोधी आपकी जो गतिविधियां चलती आई, उन पर अब अंकुश लग जाएगा, ठीक है। तो आपकी जो एक्टिविटी ऐसी चल पाती थी, अब भारत अपने बारे में और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा है, तो आपको दिक्कत होगी, राइट। तो ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं। और इतना ही नहीं, ये एक और इनके सपोर्ट में ये चीजें आ चुकी हैं कि जो चर्चेज हैं और क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अगेंस्ट में हैं इस एफसीआरए कानून के तहत। भाई क्यों? देश से बड़ी कोई चीज नहीं होती देश में अगर ऐसी चीजें आ रही हैं। लेकिन यस, डेफिनेटली सरकार को एक संयम बरतना होगा, सरकार को इसके मिसयूज जैसी चीजें हैं, तानाशाही जैसी चीजें, डेफिनेटली उनसे दूर रहना होगा, ताकि जो देश की जनता है उस देश की जनता का ऐसे कानूनों के ऊपर भरोसा बना के रखा जा सके। लेकिन डेफिनेटली मुझे लगता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज होती है आज के समय पर, नैरेटिव बिल्डिंग करना बहुत बड़ी बात होती है विदेशी ताकतों के द्वारा अपने वेस्टेड जो इंटरेस्ट होते हैं उनको सर्व करने के लिए। तो जरूरत है ऐसी विदेशी ताकतें जो भारत के अंदर आके
भारत की सरकार, भारत की व्यवस्थाएं, भारत के समाज, भारत के लोग उनको नेगेटिव इंपैक्ट करना चाहती है, डेफिनेटली सरकार को उनके ऊपर यहां पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। वही सरकार यहां पर करने की कोशिश कर रही है। ये पूरी जर्नी हमने देखने की कोशिश करी। अब आप मुझे बताइए कि आपको ये पूरा सेशन कैसा लगा और आपका इसके ओपिनियन क्या है। थैंक यू वेरी मच।